नमस्कार, एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस बार सीरीज में, जिसके तहत जो है आज हम जीएस प्रश्न पत्र 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि हमने अपने मित्रों को बिना ताकतवर बनाए अपने शत्रु को अपंग बना दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में इस कथन पर जो है वो टिप्पणी करना है। देखिए 8 अंक का प्रश्न है, ये 8 अंक का ना, इसको 12 अंक में ले जाइए क्योंकि अच्छा प्रश्न है। और आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो अ, उसमें जो है हिस्ट्री का भी पार्ट होता है। हिस्ट्री में एंशिएंट भी आता है और आधुनिक भारत भी आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है और बीच का जो है मेडुअल भी आता है। तो चारों पार्ट होते हैं, तो उसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसी के तहत हम देखने वाले हैं। और एक बार प्रश्न हम पुनः पढ़ रहे हैं कि हमने अपने मित्रों को बिना ताकतवर बनाए अपने सब शत्रु को अपंग बना दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में इस कथन की जो है टिप्पणी करिए। तो जब कथन बेस्ड प्रश्न आए तो आप इस कथन को लेकर के बताइए कि किसका स्टेटमेंट है और इस कथन का आशय क्या है। यही आपके भूमिका का पार्ट हो गया। तो यह कथन जो है किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर जब युद्ध चल रहा था तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, जो वह श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम पर टिप्पणी करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचित किया था। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे कंपनी के, जो यूरोप में थे, उनको जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच, तब उस संधि पे टिप्पणी करते हुए इसने कहा था कि भाई हमने अपने मित्रों को बिना ताकतवर बनाए जो है अपने शत्रु को अपंग कर दिया है। श्रीरंगपट्टनम संधि के मुख्य प्रावधान जो है वो इस प्रकार है। अब देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको बताना होगा, क्योंकि बिना बताए अगर आप सोचिए कि आप इस कथन को जो है वो जस्टिफाई कर देंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको ये बताना होगा कि भाई इसमें कौन कौन से लोग भागीदार थे, किसको क्या क्या चीज़ें मिली और कैसे जो है जो अंग्रेज़ों के जो अलायंस सहयोगी जो पार्टनर थे, जो जुड़े हुए लोग थे, वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं हुए और कैसे मैसूर जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो ये सब चीज़ें श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी युद्ध के बाद उसमें निहित था। तो आप सबसे पहले इस संधि के चीज़ों को उल्लेख करें कि इसी संधि के तहत टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग जो है अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था। साथियों कौन थे? एक साथी मराठा था, दूसरा साथी कौन था? निजाम थे। और अगर आप जब फर्स्ट युद्ध की बात करेंगे वो आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो उस समय जब टीपू सुल्तान थे तो यही जो अंग्रेज़ों के वर्तमान साथी मराठा और निजाम वर्तमान में थे, वो उस युद्ध में टीपू सुल्तान के साथ थे। सॉरी, टीपू सुल्तान नहीं, हैदर अली के साथ थे। और यही कारण था कि उस युद्ध में देखा जाए तो मैसूर विजयी हुआ था। मतलब ये जो शक्तियाँ, तीनों सम्मिलित शक्तियाँ थी, जिसमें मैसूर था, मराठे थे और निजाम थे। तो ये तीनों की सम्मिलित सेना ने अंग्रेज़ों को जो है वो धूल चटा दिया था। तो अंग्रेज़ समझ गए थे कि भाई इस तरीके से चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो वो इन तीनों शक्तियों को आपस में अलग अलग कर दिए। मतलब इस गुट को जो है, त्रिगुट को जो है तोड़ने का काम किए। और वो तो खैर सालबाई की संधि के माध्यम से ही उन्होंने कर लिया था। और यदि आपने सालबाई की संधि वाला मेरा क्वेश्चन देखा होगा तो बहुत अच्छे से लिंक स्थापित कर भी पा रहे हैं। फिर अगर इसमें देखा जाए तो इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार का जो है क्षेत्र मिला। मतलब ये जो क्षेत्र थे 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार, ये बहुत ही जो है वो उपजाऊ क्षेत्र थे, आर्थिक सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। जबकि मराठों को क्या मिला? तो तुंगभद्रा जो नदी है के ऊपर का भाग मिला। और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का जो भाग मिला। तो ये डिवीजन हुआ कि अंग्रेजों को क्या मिला, निजाम को क्या मिला, मराठों को क्या मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया जो है युद्ध क्षति के रूप में भी देने पड़े। मतलब
आधा राज्य तो अंग्रेजों के हाथ में गया ही गया, साथ ही साथ 3 करोड़ रुपया जो है वो अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के लिए देने पड़े। और तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास जो है वो बंधक के रूप में रखा गया। मतलब ये कितनी बड़ी अपमानजनक संधि थी कि भाई अगर आप तत्काल 3 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होता है, और आप अगर नहीं दे पा रहे तो आपके 2 पुत्रों को जो है वो बंधक बना के रखा जाएगा, और जब आप पेमेंट करेंगे तो चीज़ें होंगी। और इस तरीके की चीज़ें होती थी। यहाँ दोस्तों एवं दुश्मनों के बीच के अंतर का तात्पर्य है कि अब यही है ना कि कथन में कहा गया ना कि यहाँ जो है हम अपने दोस्तों को जो है, शत्रु को तो अपंग बना ही दिए, लेकिन दोस्तों को भी जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनने दिए। क्योंकि जो बंटवारा हुआ लाभ में, तो वो जो बंटवारा था वो जो सबसे ज़्यादा आर्थिक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ था, चाहे मालाबार हो चाहे डिंडीगुल हो, ये सारा क्षेत्र हमारे पास रहा, अंग्रेज़ों के पास रहा। और जो कम महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो मराठों और निजाम को प्राप्त हुए थे। तो वही आप यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ दोस्तों और दुश्मनों के बीच के अंतर का तात्पर्य यह है कि टीपू जो है उनका प्रत्यक्ष दुश्मन था। मतलब टीपू तो खैर सामने लड़ ही रहा है, तो टीपू तो प्रत्यक्ष दुश्मन तो था ही, जिसे निर्णायक रूप से कमजोर करना एक स्वाभाविक बात थी। लेकिन विशेष बात यह है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौर के अंग्रेजों के दोस्त मराठा और निजाम अंग्रेजों के स्वाभाविक मित्र नहीं थे। क्यों स्वाभाविक मित्र नहीं थे? क्योंकि अंग्रेजों की जो एक मंशा थी कि हमको जो है भारत में निर्बाध रूप से अपने शासन सत्ता को संचालित करना है। और इस कड़ी में आप देखेंगे तो वो बंगाल में, मतलब जो प्लासी बक्सर के माध्यम से जो बंगाल में अपनी चीज़ों को स्थापित करते हैं, और उसके बाद मुगल बादशाह को जो प्रत्यक्ष न सही तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण में तो रखते ही रखते हैं। तो करीब करीब पूरा उत्तर भारत तो उनके नियंत्रण में था ही था। अब मैटर कर रहा था तो दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में मराठा, निजाम, मैसूर और फ्रांसीसी शक्तियाँ थी। तो फ्रांसीसियों को भी ये 1760 तक आते आते ये उनको भी नेपथ्य में छोड़ चुके थे, मतलब उनको भी पराजित कर चुके थे। अब बचे कौन थे? मराठा, निजाम और मैसूर। तो सबसे पहले तो ये प्रयास करते हैं कि मराठों से ही जो है उलझते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, तो मराठे बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं, तो क्यों न जो भारत की उसके बाद की जो सबसे बड़ी शक्ति है मराठों को हरा करके और एक मतलब संप्रभु तरीके से जो है पूरे भारत पे नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। लेकिन ये जो है जब 1782 में ये युद्ध करते हैं तो ये हार जाते हैं युद्ध, मतलब हारना तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जीत भी नहीं पाते हैं मराठों से। तो ऐसी स्थिति में ये मराठों से संधि करते हैं, और वो सालबाई की संधि होती है। इसके माध्यम से जो है ये 20 वर्ष की शांति समझौता पर करते कि भाई हम आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और इसी संधि में करते क्या है कि ये कह देते हैं कि अगर अंग्रेज कहता है कि अगर हम जो है मैसूर के खिलाफ कोई अभियान करेंगे तो आप जो है उसमें जो है तटस्थ रहेंगे, मतलब आप मैसूर, आप हमारे साथ नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैसूर का साथ नहीं देना है। और चूंकि इसके पहले जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें मराठे मैसूर के साथ थे, तो अंग्रेजों की हार हो गई थी। तो इस संधि के माध्यम से ये जो त्रिगुट बन रहा था इसको तोड़ने में सफल हो गए थे। तो वही चीज़ें हैं कि भाई शत्रु तो ये लोग भी थे, बस अवसर की तलाश थी। चूँकि मैसूर के साथ क्या था कि ये भी छोटा राज था, उभरता हुआ राज था, तो इसे रास्ते से हटाना आसान था। तो और मराठों को ये हटा पाए नहीं थे, प्रयास कर चुके थे, तो बस समय की प्रतीक्षा थी, बारी बारी से नंबर तो सबका आना था। वही आप इस लाइन के माध्यम से आप बता रहे हैं। स्वाभाविक मित्र नहीं थे, इनके साथ कंपनी ने एक रणनीतिक जो है वो गठजोड़ किया था। मतलब वही जो निजाम थे, मराठा थे या कंपनी के बीच जो एक था वो केवल एक रणनीतिक गठजोड़ था। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सूचनाएं हैं। देखिए हमारे संस्थान के द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं। अब की बार मेंस बार बैच ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि यहाँ जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक जो है प्रत्येक प्रश्न पत्र से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्लस PYQ ये सारे कराए जाएंगे। और जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो 15 जून तक जो है संस्थान के द्वारा ये प्रयास है कि करीब करीब 500 प्रश्नों का आपको हम संग्रह इस तरीके से दे दें
ताकि आप अगर इतना भी करके जाएं तो वहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति में रहें। दूसरा जो हमारा बैच है शून्य से शिखर बैच, ये उन बच्चों के लिए है कि जो किसी कारण से इस बार पीटी में रह गए या जिनका उद्देश्य अगली बार 2025 का पीटी है। तो अभी उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि वो अपने मुख्य परीक्षा की चीज़ों को तैयार कर ले, ताकि अगली बार जब पीटी में वो प्रीलिम्स पास करें तो फाइनल सिलेक्शन ले लें। क्योंकि जनरली होता है क्या है कि आप लोग उत्साह में पीटी तो खूब पढ़ लेते हैं और पीटी पास भी करते हैं, और मुख्य परीक्षा के समय आपकी तैयारी नहीं रहती, और जो पीटी की सफलता है वो 3 ही महीना 4 महीना के बाद मुख्य परीक्षा में गंवा के चले आते हैं। और इस तरीके से आप पीटी चैंपियन तो बन जाते हैं, लेकिन आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते, और इस तरीके से आप कोई अचीवमेंट तो जीवन में पाए नहीं। भाई पीटी पास करना कोई अचीवमेंट तो है नहीं, और इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि पीटी चैंपियन मत बनिए, मेंस का चैंपियन बनिए, कि एक बार अगर पीटी आप पास किया और वाकई में अगर मुख्य परीक्षा आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो पीटी आपका रुकेगा भी नहीं। क्योंकि मेंस में तो और विस्तृत आपको पढ़ना होता है, पीटी में तो बहुत हल्की चीज़ें पढ़नी होती है। तो सोचिए, आप मुख्य परीक्षा को खूब कायदे से पढ़िए, पीटी आपका ऐसे ही निकल जाएगा, और मुख्य परीक्षा में पास करके सफलता लेकर के निकलिए। तो इससे यदि जुड़ना हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं, इससे जुड़िए। आपका इस तरीके से आपको प्रश्न किया जाएगा, आप अपने पीडीएफ को भेजेंगे, कॉपी को, प्रत्येक पेपर का इस तरीके से मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, और फिर जो है आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल कमेंट करके छोड़ देंगे, तो प्रत्येक जो भी प्रश्न देंगे डेली आपको मॉडल आंसर भी देंगे। और वर्तमान में जो हमारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं तो डेली 2 तो यूट्यूब के माध्यम से और 6 प्रश्न जो है टेस्ट के माध्यम से, मतलब 8 प्रश्नों का डेली मॉडल आंसर बच्चों को दे रहे हैं, और वो काफ़ी अच्छा प्रयास करते भी हैं। तो आप लोग भी इसका जो है लाभ उठाइए। यह संधि के उपलब्धियों में अधिक से अधिक लेने और दोस्तों को कम से कम देने के पीछे की सोच थी कि जब हम इन पर साम्राज्यवादी शिकंजा स्थापित करना चाहें तब इनकी ओर से कोई कड़ा प्रतिरोध ना हो सके। मतलब यहाँ इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास क्यों रख रहे हैं, और अपने मित्रों को, जो तथाकथित मित्र हैं, मतलब शाश्वत मित्र नहीं है, उनको कम से कम क्यों दे रहे हैं। क्योंकि अगली कड़ी जब इनकी आए तो ये इतने ताकतवर ना हो पाए। भाई अगर इनको ज़्यादा संसाधन हम दे देंगे, ज़्यादा आर्थिक सामरिक दृष्टिकोण का भूक्षेत्र दे देंगे, तो ये हमारे लिए जो है वो एक बड़ा चैलेंज प्रस्तुत करेंगे। तो हम इनको चैलेंज प्रस्तुत करने वाली स्थिति में जाने ही नहीं देंगे, मतलब इनको हम ताकतवर बनने ही नहीं देंगे, वही ये प्रयास है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सिर्फ मैसूर के भाग के अवसान के लिए ही नहीं, मराठा एवं निजाम के लिए भी निर्णायक था। मतलब चूंकि टिप्पणी करना था तो मैसूर के लिए तो आप बता ही रहे कि भाई किस तरीके से मैसूर का सितारा जो है वो गर्दिश में जाता है, क्योंकि 1792 में ये संधि होती है, और 99 में फाइनली जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें टीपू निर्णायक रूप से पराजित होता है और युद्ध भूमि में ही जो है वो मारा जाता है। तो मैसूर तो जो है 5-7 साल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन सोचिए 99 में मैसूर के साथ होता है, फिर 1802 में अंग्रेज़ों के साथ पुनः जो है मराठों के साथ युद्ध शुरू हो जाता है अंग्रेज़ों का। और 1818 आते आते मराठा जो है, जो बहुत ज़्यादा उभरती शक्ति थे, जिनके बारे में ये उम्मीद की जा रही थी कि ये मुग़लों का स्थान लेंगे, उनको भी जो है अंग्रेज़ परिदृश्य से हटाने में सफल हो जाते हैं, और फिर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक महत्वपूर्ण क्या, एक संप्रभु शक्ति के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और यही आपने जो है निष्कर्ष में दिखाया है। चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि यहाँ इसके माध्यम से आपको जो है न केवल डेली कोई भी सूचना रहती है, करंट अफेयर्स की चीज़ें रहती है वो यहाँ मिलती हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी टाइम टू टाइम आपको यहाँ मिलेगा। मतलब ये ऐसा माध्यम है कि आप हमसे 24 घंटा जो है जुड़े रह सकते हैं। आप अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा हमारा ये यूट्यूब चैनल है समृद्धि आईएएस का, जिससे अभी हम आप लोग जुड़े हुए हैं। इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ डेली प्रश्न कराए जा रहे हैं। अभी आरओ की भी हमारी सीरीज चल रही है,
सीसेट के बच्चों को लेकर के जो डर एक रहता है, अभी पीटी देने जा रहे हैं यूपीएससी का, यूपी पीसीएस में भी बच्चों का जो मैथ को लेकर के एक समस्या रहती है, तो अभी हमारे टिकेन सर आएंगे मैथ का प्रोग्राम लेकर के। तो यहाँ आप लोगों की तैयारी को लेकर के बहुत समर्पित टीम के द्वारा अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। बस शर्त यही है कि आप लोग इसका लाभ उठाएं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि आप लोग अभी तक इससे नहीं जुड़े हो तो इससे भी जुड़े, क्योंकि आप जाके देखेंगे तो यहाँ भी टाइम टू टाइम जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। और सबसे अंत में ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जिस पे आप अगर हमसे बात करना चाहते हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।